हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका फिर से एक बार सुपर एमसी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि बेल्ट्रॉन के द्वारा जो भी कैंडिडेट का ज्वाइनिंग होता है उनको उर्मिला के द्वारा एक ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है। और वो जो ज्वाइनिंग लेटर होता है कुछ इस प्रकार का होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार का होता है ज्वाइनिंग लेटर, जो कि बेल्ट्रॉन के द्वारा जो भी कैंडिडेट का ज्वाइनिंग होता है तो जाते हैं उर्मिला ऑफिस, और उर्मिला ऑफिस में उनको ये ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है। लेकिन अभी हाल में यहाँ पे बेल्ट्रॉन के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था, और नोटिस में यहाँ पे 534 कैंडिडेट का लिस्ट निकाला गया, और उस लिस्ट के द्वारा ही बेल्ट्रॉन के जो कैंडिडेट हैं उनका ज्वाइनिंग भू राजस्व में होना था, यानी कि एलआरसी डिपार्टमेंट में। तो अब जिनका भी ज्वाइनिंग लेटर आ रहा है, जिनका भी ज्वाइनिंग लेटर मिल रहा है ज्वाइनिंग लेटर, तो उन लोगों का ज्वाइनिंग लेटर कुछ अलग मिल रहा है। तो अब वो लोग का समस्या ये है कि वो ज्वाइनिंग लेटर अलग क्यों है। बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो भी पहले वाला जो ज्वाइनिंग लेटर होता था वहाँ पे बेल्ट्रॉन का नाम यहाँ पे लिखा होता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बेल्ट्रॉन का नाम लिखा हुआ है, और इसके बारे में आपको पहले भी बता चुके हैं कि ऑफर लेटर में क्या क्या लिखा होता है। लेकिन अभी जो 534 वाले कैंडिडेट हैं, 534 कैंडिडेट जिनका कि एलआरसी डिपार्टमेंट में होना है, तो उनका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो कुछ इस प्रकार का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो का पूरा देखेगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये दोनों अलग अलग क्यों है, और दोनों में क्या क्या बातें समान है या फिर दोनों में क्या क्या अंतर है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, हम आपको पूरे अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल जो कैंडिडेट का आ रहा है हमारे पास, वो ये आ रहा है कि दोनों का जो ज्वाइनिंग लेटर है वो अलग अलग क्यों है, जबकि दोनों बेल्ट्रॉन के पास कैंडिडेट हैं। तब आपको हम याद दिला दें कि जब आप इसके लिए यानी कि 534 जो एलआरसी डिपार्टमेंट है उसके लिए जब आप मेल किए थे, तो उस टाइम आपको एक फॉर्म फिल करके आपको मेल करना था, और वो फॉर्म आपको दिखाते हैं कुछ इस प्रकार का था। और ये जो है ये वाला फॉर्म आपको फिल करना था, आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा। आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला फॉर्म आपको फिलअप कर करके सेंड करना था। अब आपको यहाँ पे कुछ गौर करने वाली बात ये है कि जब आप फॉर्म फिलअप किए तो उस टाइम आपको पढ़े होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ क्या है कि ग में लिखा हुआ है, दूसरा का ग पॉइंट में, कि बेल्ट्रॉन के थर्ड पार्टी सर्वश्री उर्मिला इन्फो सॉल्यूशन द्वारा प्रथम प्रतिनियुक्ति के पश्चात राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। तत्पश्चात उसकी परीक्षा ली जाएगी एवं परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी को ही अंतिम प्रतिनियुक्ति दी जाएगी। अभी आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी, लेकिन फिर भी आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि अभी जो भी भू राजस्व के बारे में जिनका भी ज्वाइनिंग लेटर मिला है, तो ये मत समझिएगा कि उन लोग का ज्वाइनिंग लेटर ये है। ठीक है, आपका ये जो ज्वाइनिंग लेटर दिख रहा है ये वाला, ये आपका प्रथम नियुक्ति पत्र है, यानी कि प्रथम जो है ज्वाइनिंग लेटर है। इसके बाद आप जब एग्जाम दीजिएगा, ट्रेनिंग होगा, उसमें जब पास कर जाइएगा तब फिर से जाकर के आपको दूसरा वाला यानी कि इस प्रकार का जब आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। तो आप लोग घबराइए नहीं कि हमको उर्मिला से ज्वाइनिंग करवा रहा है, आप लोग को भी वैसे ही ज्वाइनिंग होगा जैसे कि दूसरे डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग हुआ है। लेकिन पहले आपको एग्ज़ाम पास करना होगा, ट्रेनिंग वाला एग्ज़ाम पास करना होगा, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होगा। और कैसा कैसा एग्ज़ाम होगा उसमें आपको बताया ही है पहले भी, पहले वाले वीडियो में, कि 6 दिन का ट्रेनिंग होगा, एक बैच में 60 कैंडिडेट होंगे, और भी बहुत सारी आपको बताए हैं पहले वाले वीडियो में। अगर वो वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ से आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं कि इन दोनों में अभी अंतर क्या है। आपको तो सबसे पहला अंतर बताए दिए कि ये जो है एलआरसी डिपार्टमेंट के कैंडिडेट के लिए पहला ऑफर, पहला जो ज्वाइनिंग लेटर है। इसके बाद फिर से आपको एक ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा जो कि इस प्रकार का होगा। लेकिन अभी इसमें अंतर क्या है, यहाँ पे आपको दिखाते हैं। अंतर कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इसमें है कि फ़ोटो था इसमें यहाँ पे, और इसमें फ़ोटो की जगह पे ना होकर के यहाँ पे सिर्फ नाम और एम्प्लॉय आईडी और सारा कुछ लिखा हुआ है। थोड़ा बड़ा कर देते हैं, आपको दिखाई देगा अच्छे से। अब यहाँ पे आपको पढ़ करके इसमें बताते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। आपको सारा बात को अच्छे से पढ़ करके और समझा करके इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि ज्वाइनिंग का जो रूल रेगुलेशन क्या है, कैसे ज्वाइनिंग होगा, कैसे पेमेंट मिलेगा, कितना पेमेंट मिलेगा, कब हटाया जा सकता है, पैनल में वापस कब जाइएगा, सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। इसको हम पूरा आपको विस्तार से अच्छे तरीके से बताएंगे, तो वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको अच्छे से समझ में चला आएगा। चलिए शुरू करते हैं पढ़ना और समझाना। तो यहाँ पे आप देखे रहे होंगे, सरकार के संयुक्त सचिव राजस्व भूमि सुधार विभाग के द्वारा ये लेटर लिखा गया है, और विषय सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से नियत पारिश्रमिक पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा संविदा पर उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। चलिए यहाँ तक तो कोई बात समझाने वाली नहीं है, और थोड़ा नीचे आते हैं। और यहाँ पे जो भी कैंडिडेट है उनका नाम और एड्रेस और नाम और जो एम्प्लॉय आईडी होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि अब आप लोग कहिएगा कि चंदन कुमार पांडे जो है कि 7311 की लिस्ट में नहीं है, तो आप झूठ बोल रहे हैं, ये फेक है। तो आपको इसके लिए बता देते हैं कि ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी हम ढक दिए हैं,
हाइड कर दिए हैं, तो यहाँ पे देख लिखा है 2016, तो यानी कि ये 2016 के कैंडिडेट हैं। आप ये मत समझिएगा कि ये 2019 के कैंडिडेट हैं, ये 2016 के कैंडिडेट हैं जिनका कि LRC डिपार्टमेंट में ऑफर लेटर आया, उसके बाद ऑफर लेटर नहीं सॉरी ज्वाइनिंग लेटर जो है ये एक्सेप्ट किए हैं। सबसे पहले तो कैंडिडेट का यहाँ पे डाटा लिखा हुआ है और उसका नीचे आते हैं। अब यहाँ पे सेवा शर्त है। अब यहीं से हमारा जो है मेन बात शुरू होता है सेवा शर्त से। सेवा शर्त क्या क्या है इसमें? यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर निगम बेल्ट्रॉन के कर्मी नहीं है और न ही ये सरकारी कर्मी है। इन कर्मियों का संबंध चयनित सर्विस प्रोवाइडर से है और इनकी EPF, ESI आदि वैधानिक कटौतियों तथा सभी प्रभावी वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन की जिम्मेदारी सर्विस प्रोवाइडर की है। यानी सर्विस प्रोवाइडर का मतलब ये होगा कि बेल्ट्रॉन की है या फिर ये उर्मिला की है। आपका सर्विस प्रोवाइडर बेल्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे सभी लोग को यही सोचते हैं कि ना ही यहाँ पे बेल्ट्रॉन के कर्मी हैं और ना ही सरकारी कर्मी हैं। तो ये आउटसोर्सिंग का एक ठप्पा सिर्फ लगा हुआ है, बाकी इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप आराम से आप आए हैं तो जॉब कीजिए और आराम से अच्छे से जॉब कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और आपका EPF, ESI जो भी कटता है वो सभी आपको इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं दूसरा पॉइंट पे। उक्त कर्मियों के आचरण एवं कर्तव्य निष्ठा के अनुश्रवण की जिम्मेदारी अधियाची कार्यालय की होगी। किसी प्रकार के दुराचरण, कर्तव्यहीनता, अक्षमता आदि की स्थिति में इन्हें किसी भी समय कार्यमुक्त किया जा सकता है। आपको हम पहले ही बोले हैं कि आप लोग अपना ऑफिस में जाकर ज्वाइन कीजिए और अपना काम अच्छे से कीजिए, कोई भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। किसी के साथ दुराचरण, कर्तव्यहीनता और अक्षमता तो आप में है ही नहीं, क्योंकि आप अपने मेरिट पे आए हैं, अपने मेहनत पे आए हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि आप में अक्षमता नहीं है, आप पूरी तरह से सक्षम हैं। अब यहाँ पे तीसरी बात यहाँ पे है, थोड़ा सा गौर करने वाला है। यदि निगम बेल्ट्रॉन के द्वारा किसी सर्विस प्रोवाइडर की सेवा समाप्त की जाती है तो उक्त कर्मियों की सेवा भी उसी तिथि को समाप्त हो जाएगी। बेल्ट्रॉन अन्य सर्विस प्रोवाइडर से उक्त प्रकार के कर्मियों की सेवा उपलब्ध कराने के लिए पूर्णतः प्रयास करेगा। अब यहाँ पे देखिए, बेल्ट्रॉन जो आपका एग्जाम लिया, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर कौन है आपका? तो उर्मिला है। अगर बेल्ट्रॉन कह दे कि उर्मिला जो मेरा सर्विस प्रोवाइडर है उसका सेवा समाप्त कर रहे हैं, उससे सेवा हम नहीं लेंगे, तो आपका जो सेवा है उर्मिला से है, आपका सर्विस प्रोवाइडर उर्मिला है, तो आपका भी सेवा समाप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप घबराइए नहीं, उसका व्यवस्था जो है बेल्ट्रॉन खुद कर लेगी कि अगर किसी सर्विस प्रोवाइडर को ख़त्म करते हैं तो अगला जो सर्विस प्रोवाइडर होगा, यानी कि अगला जो सर्विस प्रोवाइडर से सेवा लिया जाएगा बेल्ट्रॉन के द्वारा, तो उसमें आपको खुद ब खुद वो अटैच कर देगा, तो उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ भी है कि उस प्रकार के कर्मी को अगर सेवा समाप्त हो जाता है तो फिर से उसको सेवा में उपलब्ध करा देंगे और फिर से उसको अटैच कर देंगे किसी में, तो इसके लिए भी आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4। डाटा एंट्री ऑपरेटर के सेवा शुल्क की राशि अधियाची विभाग से प्राप्त होने के पश्चात चयनित सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से संबंधित कार्यकारी व्यक्ति को भुगतान होगा। इसी में देखिए प्रॉब्लम होता है, ये वाला जो 4 पॉइंट है इसी में समस्या होती है। जबकि होना चाहिए था ये कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, जो भी विभाग है, डायरेक्ट अगर कैंडिडेट को पेमेंट करती है तो अच्छा रहता है। लेकिन यहाँ पे बात ये हो रही है कि पहले जो है विभाग सर्विस प्रोवाइडर को देगी और सर्विस प्रोवाइडर जो है उसके बाद कैंडिडेट को देगी। तो ये सीढ़ी या चेंज चल रहा है, तो ये थोड़ा सा अलग बात है। खैर इसमें सुधार होने की ज़रूरत है, तो होगी, बाद में होगी या फिर कभी हो, लेकिन होना चाहिए। इस पे ज़्यादा आपको जोर नहीं देना है, आपको पेमेंट तो मिलेगा ही। हो सकता है कि प्रॉब्लम यही होता है कि इसके रहने से जो लेट हो जाता है पेमेंट मिलने में लेट होता है। चलिए अब आपको दिखाते हैं अगला पॉइंट। थोड़ा नीचे आते हैं दूसरा पेज में। अब दूसरा पेज में देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। आपको हम बोले थे कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेना इस बात पे, तो यहाँ पे देखिए साथ ही से लिखा हुआ है, साथ ही साथ अधियाची विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि भेजे जा रहे डाटा एंट्री ऑपरेटर आदि का ससमय मासिक भुगतान नियमित रूप से किया जाए, ताकि किए जाने वाले वैधानिक कटौती EPF, ESI में देय विलंब दंड से बचा जा सके। यानी कि विभाग को ये तय करना है और विभाग को ये करना है कि जल्द से जल्द और सही समय पे पेमेंट कर दिया जाए, जिससे कि किसी को दिक्कत ना हो। अब आपको बताते हैं कि यदि भुगतान में विलंब के कारण EPF, ESI आदि कटौती में अगर दंडात्मक शुल्क आदि के भुगतान की स्थिति बनती है, यानी किसी कारण से भी अगर कटौती वाला में प्रॉब्लम होता है, तो यह विभाग उसका दंड देगा। यानी कि लेट फाइन जो होगा वो विभाग ही देगा, ना कि सर्विस प्रोवाइडर या फिर कैंडिडेट। अब सबसे ज़्यादा सवाल जो आता है कि पेमेंट कितना मिलेगा। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि उपर्युक्त सेवा के लिए प्रति ऑपरेटर अधिशासी विभाग या कार्यालय द्वारा देय राशि GST दिनांक 1/7/2017 के प्रभाव से SGST यानी कि स्टेट जो GST है वो
₹1948 एवं CGST यानी कि सेंट्रल GST जो है वो ₹1948, यानी कि कुल GST जो है ₹3896 कट जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुल जो प्रति माह आपको वेतन मिलेगा 25,209 मिलेगा, लेकिन उसमें से कोई वैधानिक जो कटौती होता है वो EPF, ESI, सेवा शुल्क और सेवा कर यानी कि GST और ये जो है वो काट करके आपको ₹8,483 काट लेगा, और उसके बाद ₹1757 मात्र डाटा एंट्री ऑपरेटर को भुगतान देय होगा, यानी कि आपको जो अकाउंट में आएगा ₹1757 आएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है सरकार द्वारा पारिश्रमिक दर घटाने बढ़ाने पर संशोधित किया जाएगा, यानी कि अगर जैसे जैसे महंगाई बढ़ता है या फिर कुछ होता है तो इसमें संशोधन किया जाएगा, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। और जैसे कि बात रहे GST जो कट रहा है तो उसके बारे में बात चल रहा है, और उसका वीडियो भी हम आपको प्रोवाइड पहले ही कर चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल का डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से भी आपको GST का लिंक मिल जाएगा कि GST के बारे में बेल्ट्रॉन में क्या चल रहा है। अब बात आते हैं कि कितना % सालाना बढ़ेगा। 7वां पॉइंट में संविदा कर्मियों को प्रत्येक वर्ष पारिश्रमिक के पिछले वर्ष की तुलना में 10% की वृद्धि की जाएगी, यानी आपका जो भी पेमेंट है उसका मूल वेतन का आपको 10% वृद्धि किया जाएगा। अब यहाँ पे गौर करना ये है कि अगर आप जो हैं कि हमेशा ये जो आपका जो 10% वाला वृद्धि होगा पिछले वर्ष की तुलना में, वो कब से गिनना होगा या फिर कब से आपका काउंट होगा कि आपका 1 साल हुआ है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पारिश्रमिक वृद्धि की गणना हमेशा जनवरी माह के पहली तारीख को ही की जाएगी, चाहे लाभार्थी जनवरी माह के किसी भी तारीख को योगदान किया हो। यानी कि अगर जनवरी के माह को अगर आप किसी भी तारीख को ज्वाइन करते हैं, जैसे जनवरी के अगर 25 जनवरी 27 जनवरी को ज्वाइन करते हैं तो आपका जो गिनती होगा वो 1 जनवरी से ही होगा। और अगर कोई कैंडिडेट फरवरी या फिर उससे आगे किसी माह में अगर योगदान करते हैं तो उन संविदा कर्मियों का 1 वर्ष की अवधि के पश्चात जो आने वाला जो जनवरी होगा वहीं से उसका पारिश्रमिक वृद्धि वाला यानी कि जो 10% का वृद्धि होगा वो उसी टाइम से गिना जाएगा। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ खास नहीं है आपका नहीं है। अब यहाँ पे जो है कि यदि प्रतिनियुक्ति योगदान स्वीकृति की तिथि से 1 वर्ष के लिए मान होगा, यह जो है प्रतिनियुक्ति आपको जो ज्वाइनिंग होगा 1 साल के लिए होगा, लेकिन यदि अधिशासी विभाग यानी कि जो आपका विभाग है वो या कार्यालय द्वारा कोई विपरीत कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं होता, यानी कि आप कोई दिक्कत नहीं होता है, किसी प्रकार का दुराचार या फिर अक्षमता या फिर कोई भी टिप्पणी नहीं होता है किसी प्रकार का खराब वाला, तो वह सेवा जो है स्वतः काल से नवीकरणीय हो जाएगा और यह व्यवस्था 60 साल की आयु तक बना रहेगा, यानी कि आपकी नौकरी जो है 60 साल तक रहेगी। अब आते हैं पॉइंट नंबर 10, तो कोई यहाँ पे आप पॉइंट नंबर 11 बताते हैं आपको। डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा असंतोषजनक होने की स्थिति में संबंधित विभाग द्वारा सूचना देने के 1 सप्ताह के अंदर डाटा एंट्री ऑपरेटर को बेल्ट्रॉन को पटना प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आप कोई भी काम असंतोषजनक करते हैं तो आपको डिपार्टमेंट आपको बेल्ट्रॉन को एक लेटर भेजेगा और वो लेटर देने के बाद आपका जो सेवा वापस कर लिया जाएगा और फिर से आप वापस बेल्ट्रॉन के पैनल में चले जाएंगे और बेल्ट्रॉन के द्वारा फिर से अगर कोई डिपार्टमेंट से अगर आता है कहीं याचना तो फिर से वो आपको किसी दूसरे विभाग में देने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर आपका शिकायत बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, जैसे कि आप रिश्वत लेते पकड़े गए या फिर और भी कुछ हो गया, तो इसके बारे में प्रॉब्लम हो जाएगा कि वो आपको फिर से किसी दूसरे डिपार्टमेंट में देगा या नहीं देगा। लेकिन अगर आपका जो सेवा वापस कर दिया जाता है तो बेल्ट्रॉन के द्वारा यही कहा जाता है कि आपको फिर से किसी डिपार्टमेंट में आपको पुनः ज्वाइनिंग दिया जाएगा। मान लीजिए कि जहाँ पे आप ज्वाइनिंग के लिए गए और वहाँ पे वो काम समाप्त हो गया, तो क्या करती है वहाँ से आपको विभाग जो है फिर से आपको बेल्ट्रॉन वापस कर देगी आपकी सेवा को। तो बेल्ट्रॉन अगर इस प्रकार का होता है कि काम समाप्त हो गया और उसके बाद आपका सेवा वापस किया गया है, तब आपको फिर से किसी दूसरे विभाग में ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात पे, यहाँ पे आकस्मिक जो अवकाश है उसके बारे में। जो भी महिला कर्मी है उसको 2 माह तक का अवकाश मिलेगा और उसमें आपको वेतन भी मिलेगा, यानी कि जो 2 माह का जो अवकाश मिलेगा मातृत्व अवकाश, उसमें पैसा नहीं कटेगा। और दूसरा जो आकस्मिक अवकाश है वो 6 दिवसीय कार्य सप्ताह वाले कार्यालय में, यानी कि किसी किस्म क्या होता है कि कोई कार्यालय ऐसा है जहाँ पे 6 दिन का काम होता है और कोई कार्यालय में 5 दिन का काम होता है। जहाँ पे जिस कार्यालय में 6 दिन काम होता है वहाँ पे आपको साल भर में 15 छुट्टी मिलेगा और जिस कार्यालय में सप्ताह में 5 दिन काम होता है वहाँ पे साल भर में आपको 12 छुट्टी मिलेगा। और इसके अतिरिक्त
रविवार और राजकीय अवकाश यानी कि स्टेट जो छुट्टी होता है, गवर्नमेंट सरकारी छुट्टी होता है, वो भी मिलेगा और रविवार को भी छुट्टी मिलेगा। अब यहाँ पे जो लोग बोलते हैं कि हम सरकारी करवा लेंगे, सरकारी जो होगा कि नहीं होगा ये वाला नौकरी, तब आपको यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ऐसे प्रतिनियुक्त संविदा कर्मियों की सेवा सरकारी सेवा में नियोजन नहीं माना जाएगा। यानी कि सरकारी सेवक के अनुमोन्य कोई भी अन्य सुविधा दे नहीं होगा। और साथ ही साथ ये भी लिखा हुआ है कि इसका नियोजन के जो नियमितीकरण यानी कि जो अस्थायीकरण है, यानी कि ये परमानेंट करने के लिए कोई भी आप दावा नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे पद का जो वेतनमान होता है उसके लिए आप यहाँ पे जो है पुनर्परीक्षण किया जाता है और पुनर्परीक्षण किया जा सकता है वेतन के लिए। और अब जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाइएगा विभाग में, तो आपको ईआरपी के पद्धति के द्वारा, यानी कि जो भी आप विभाग में जाइएगा तो वहाँ के सिस्टम में, वहाँ के ईआरपी जो सिस्टम होगा तो उसमें आपको योगदान करवाया जाएगा। और ये जो काम है आपके विभाग का है और आपका काम ये होगा कि आपको याद देना होगा कि सर हम ज्वाइनिंग तो कर लिए हैं, अब मेरा जो है ईआरपी में नाम चढ़वा दीजिए या फिर चढ़ा दीजिए। ऐसे आपको याद दिलाना नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपका अगर मन है तो आप दिला सकते हैं याद, और जितना जल्दी हो जाएगा ईआरपी में योगदान। और जैसे ही आप जाते हैं, जिस दिन आप ज्वाइनिंग करते हैं उसी दिन आप कोशिश कीजिए कि ईआरपी में आपका नाम चढ़ जाए, जिससे कि आपका जो पेमेंट है उसी दिन से बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर भी 2-4 दिन तो लेट हो ही जाता है। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पे देखिए सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। 11 तारीख 9 महीना 2021 को ये लेटर निकला है और ये अपॉइंटमेंट लेटर, और यहाँ पे टाइम देख सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा कि अपॉइंटमेंट लेटर, ज्वाइनिंग लेटर में क्या क्या बातें लिखी होती है और क्या अंतर था एलआरसी वाला ज्वाइनिंग लेटर में और पहले जो दूसरे डिपार्टमेंट में जो ज्वाइनिंग किए हैं उसमें। दोस्तों अगर आपको कोई डाउट होता है तो डाउट को अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वहाँ से अगर हम आपको डाउट को देखते हैं और वो डाउट सही रहता है तो आपको हम क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।